हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में अपन शानदार राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 9th की बुक है उसके कंप्लीट 7 चैप्टर है, उनमें से 1 से लेकर 6 वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको करने वाले। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अब चाहे जो भी एग्जाम हो आपके एलडीसी की होने वाली हो, फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की हो, इसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। तो इसलिए आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे सर हमें उन मूल किताबों को करवा दीजिए। तो आज की इस मैराथन क्लास में क्लास 9th है, इसकी राजस्थान अध्ययन को निपटा देंगे, उसके बाद में क्लास 10 को निपटाएंगे, उसके बाद में 6वीं 7वीं और 8वीं की 3 मैराथन, उसके बाद में आपकी जो एलडीसी वालों की साइंस की समस्या है, फर्स्ट ग्रेड वालों की साइकोलॉजी की समस्या है, अन्य समस्याएं, उन सब की भी मैं शानदार कंटेंट के साथ में क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ है इसको प्राप्त करने के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आज के इस सेशन में क्या होने वाला है महत्वपूर्ण, तो मैं बात कर रहा हूं कि क्लास 9th की जो कंप्लीट बुक है वो इस एक वीडियो में करवा दी जाएगी। शानदार तरीके से हूबहू यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इस महामैराथन क्लास में आज अपना रहने वाला है राजस्थान की क्लास 9th की बुक। ये वाली जो किताब है जो चलती रहती है, बार बार एग्जाम में यही पूछी जा रही है, तो ये है आपके सामने है, इस किताब को अपन करने वाले हैं। क्लियर है? चलो जी, इसमें पहला चैप्टर अपना रहेगा वो 1857 की क्रांति रहने वाली है, उसके बाद में राजस्थान के क्रांतिकारी रहने वाले, उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, फिर चौथा चैप्टर राजस्थान में जनजाति के आंदोलन, फिर 5वां चैप्टर राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, और उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण। ये 6 चैप्टर अपने इस क्लास के माध्यम से करने वाले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, और अब शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला अध्याय है अपना 1857 की क्रांति। पहला अध्याय कौन सा है? 1857 की क्रांति, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मराठा प्रवेश से लेकर ब्रिटिश संधियों और ब्रिटिश की गूंज तक अपन करने वाले हैं। ये लो जी, चलते हैं भाई। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश किस प्रकार से हुआ। मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्पन्न शक्ति रिक्तता को मराठों ने भरा, अर्थात मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनकी जगह किनका आक्रमण हो जाता है? मराठों का। मालवा और गुजरात के प्रभुत्व के बाद राजस्थान में उनका प्रवेश सहज हो जाता है, क्योंकि मराठों क्या कर लेते हैं, गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात को विजय कर लेते हैं, उस पर आ जाते हैं और मालवा पर आ जाते हैं, तो उनके दोनों के बीच में कौन पड़ जाता है? ऊपर की ओर उत्तर में अपना राजस्थान। तो राजस्थान में भी मराठा पहुंच जाते हैं। प्रथम प्रवेश की अपन बात करें तो 1711 ईस्वी में हुआ। मराठाओं का पहला प्रवेश राजस्थान में कब हुआ? तो बात करेंगे 1711 ईस्वी में। मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। हस्तक्षेप की शुरुआत की बात करें तो 1724 ईस्वी के बाद मराठा आक्रमणों में तेजी आई। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटाया और पहला अवसर यहाँ पर मराठाओं को मिल गया। आगे होगी बात समझ में कि हस्तक्षेप की शुरुआत, पहला प्रवेश तो 1711 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद में मराठाओं ने कहाँ पर? मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से धन एकत्र किया था। हस्तक्षेप की शुरुआत 1724 के बाद में मराठा आक्रमण में तेजी आ गई। अप्रैल 1724 में बूंदी के पदच्युत यानी पद से हटाए गए शासक बुद्ध सिंह ने मराठाओं की सहायता से दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। यानी इस समय किसने? बुद्ध सिंह ने किसकी सहायता ले ली? मराठाओं की सहायता से। किसको हटाया? दलेल सिंह को हटाया। ये पूछी जा सकती है। इस किताब के शानदार मैंने नोट्स आपके सामने प्रोवाइड करवा दिए, वही किताबें मिला लेना हूबहू, बस इनको शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे। 1735 ईस्वी पर में मालवा पर अधिकार, कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ किया। 1735 में मालवा पर अधिकार किया,
कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में घुसपैठ की। सेठ साहूकारों को लूटना और नरेशों के आंतरिक मुगलों में हस्तक्षेप शुरू हो गया। यानी उनने सेठ साहूकारों को लूटना शुरू कर दिया और जो अपने क्या थे नरेश थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले नरेश राजा है उनके बीच में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन राजपूतों की आपसी गुटबंदी के कारण यह क्या हुआ, विफल हुआ। सबसे पहला आक्रमण यदि अपन बात करें तो किसका हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण। 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह मालवा के सूबेदार को पराजित किया। 28 परगने मराठों को दिए। पेशवा बाजीराव को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का आदेश दिया। 1761 से 1791 के मध्य राजपूत कमजोर और मराठा प्रभुत्व क्या होना शुरू हो गया, हावी होना शुरू हो गया। 1761 से 1791 के मध्य। चलते हैं आगे। फिर उसके बाद में हुरडा सम्मेलन और मराठाओं के आतंक को लेकर एक क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये सभी जानते हो आप। तो इवेंट प्रोफाइल यदि अपन देखें तो इसकी तिथि कब है, तो हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 17 जुलाई 1734। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 कहां पर हुआ, हुरडा, जो मेवाड़ वर्तमान में अपना कौन सा है, उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। शामिल शासक कौन कौन इसके अंदर शामिल हुए, जयपुर के शासक, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन में कौन भाग नहीं लेने गया, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर शामिल शासक यहां हुए और उदयपुर शासक ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। समझौता हुआ कि एक दूसरे की विपत्ति में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। हुरडा सम्मेलन में क्या हुआ कि एक दूसरे राजा है वो क्या करेंगे, विपत्ति में सहायता करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कि वर्षा ऋतु, अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, रामपुरा में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसका परिणाम किस प्रकार से निकला, ये असफल हो गया। कारण क्या था, रियासती शासकों में आपसी द्वेष और क्रियाशील नेतृत्व का क्या हो गया, अभाव हो गया। इस कारण ये क्या हो गया भाई विद्यार्थियों, ये क्या असफल हो गया। कौन, हुरडा सम्मेलन। ठीक है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने, मेवाड़ के शासक जगत सिंह ने की थी। क्लियर, चलो जी आगे। अक्टूबर 1735 की बात है, पेशवा की राजस्थान यात्रा होती है। महाराजा जगत सिंह जयपुर के शासक द्वारा स्वागत चौथ का समझौता किया गया। पेशवा की राजस्थान में यात्रा कब हुई, अक्टूबर 1735 में, जिसमें महाराजा जगत सिंह कहाँ के शासक, जयपुर के द्वारा स्वागत हुआ और चौथ का समझौता हुआ। 1738 में मुगल सम्राट और निजाम की अपमानजनक संधि, यानी मालवा की सूबेदारी प्लस 50 लाख रुपए मराठा को दिए जाएंगे। इस प्रकार की एक क्या हो गई, संधि हो गई, जिसको अपन अपमानजनक संधि कह सकते हैं। 1742 में मराठों का मारवाड़ यानी सोजत, रायपुर, जेतारण से चौथ वसूलना प्रारंभ हुआ। यानी मराठों द्वारा मारवाड़ से चौथ वसूलना शुरू कर दिया गया था। कब, 1742 में। 1787 राजपूतों द्वारा तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया गया। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुंगा का युद्ध कब हुआ, 1787 में हुआ। तुंगा का युद्ध कब हुआ, 1787 में। किन किन के मध्य, राजपूत शासक और मराठाओं के मध्य। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी और अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो गया। उत्तराधिकारी के संघर्ष। 1791 में अंबाजी हिंगले को मेवाड़ में हस्तक्षेप। 1795 चुंडावतों का अधिकार। 1802 अमीर खां पिंडारी का नाथद्वारा पर अधिकार और 1793 से 1813 जोधपुर का संघर्ष चलता है। ये बात उस किताब में लिखी हुई है, मोस्ट बातें वो उठाई गई है। अब बात करते हैं अपन अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। चलो भाई, अंग्रेजों का आगमन, क्योंकि अपना मेन टॉपिक क्रांति था तो वहां तक पहुंचना है। अंग्रेजों का आगमन और प्रारंभिक संधियां कब प्रारंभ हुई। सबसे पहले क्या होता है, मराठों का पतन। 1803 ईस्वी लासवाड़ी का युद्ध। 1803 में कौन सा युद्ध होता है, लासवाड़ी का युद्ध होता है। अंग्रेजों ने सिंधिया को निर्णायक रूप से क्या कर दिया, परास्त कर दिया। 1803 ईस्वी में कौन सा युद्ध, लासवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया।
मराठों की पराजय ने राजपूत शासकों के लिए अधीनता से मुक्ति का अवसर प्रदान किया। यहाँ मराठों की जब पराजय हुई तो जो राजपूत शासक मराठों के अधीन हो गए थे तो उनकी मुक्ति का अवसर प्रदान हुआ। 1803 की संधियां हुई, फिर किनसे? अंग्रेजों से। शामिल राज्य 1803 में भरतपुर ने, अलवर ने, जयपुर ने और जोधपुर ने संधियां कर ली। 1803 में सबसे पहले किसने? भरतपुर ने, अलवर, जयपुर और जोधपुर ने 1803 की संधियां कर ली। शर्तें क्या थी इस संधियों की? दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, मतलब राजा और अंग्रेजों के बीच में कैसा व्यवहार रहेगा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी खिराज नहीं लेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वो खिराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी सुरक्षा करेगी, विवाद कंपनी सुलझाएगी। कंपनी का ही काम क्या रहेगा? सुरक्षा करना रहेगा और किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो सुलझाएगी कौन? कंपनी। इस प्रकार की शर्तें रख के 1803 में संधियां हो गई। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब बात करते हैं अपन चार्ल्स मेटकॉफ की योजना 1811 ईस्वी में। दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों से बचने के लिए राजपूत राज्यों का एक संघ जिसे ब्रिटिश संरक्षण में बनाया जाए, मतलब राजपूत जो भी राज्य उनका एक संघ बना दिया जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 5 नवंबर 1817 को, इंपॉर्टेंट है भाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 5 नवंबर 1817 को होल्वस्कर से नई संधि कर राजस्थान के राज्यों से संधि का अधिकार प्राप्त कर लिया कि राजस्थान से क्या होगी? चार्ल्स मेटकॉफ संधिया करेगा। अब आती है राजस्थान की क्रांति के समय रियासती शासक, यानी कहाँ का कौन शासक बना था? 1800 मतलब क्रांति हुई 1857 की। कोटा जो रियासत है वहां का शासक था राम सिंह। कोटा का कौन था? राम सिंह था। कोटा का कौन था? राम सिंह था, ध्यान रखना। जोधपुर अपन पढ़ते हैं ना, कोट सियाराम कंपनी का होना चाहिए। कोट सिलाते हैं तो कपड़ा कौन सी कंपनी का लेते हैं? सियाराम, तो श्री राम यानी राम सिंह। जोधपुर रियासत का शासक था तख्त सिंह। जोधपुर का शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि जोधपुर रियासत क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर रियासत का शासक था तख्त सिंह। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह था। उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह था। उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। जयपुर रियासत का शासक राम सिंह सेकंड था। जयपुर का कौन था? राम सिंह सेकंड था। सिरोही रियासत का शिव सिंह था। सिरोही का कौन था? शिव सिंह था। ये सारे के सारे इस किताब में दिए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धौलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। धौलपुर रियासत का शासक भगवंत सिंह था। क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। कहा जाता है कि ये अपने राज्य का स्वयं नेतृत्व करते हुए राज्य से बाहर जाता है। और करौली का रियासत का कौन था? मदन पाल था। जो कोटा होता है ना, उन कोटा की सहयोग करता है मदन पाल। कोटा वालों का जब कोटा में क्रांति होती है तो उनका सहयोग करने कौन जाता है? करौली का शासक मदन पाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। फिर टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। टोंक का कौन था? नवाब वजीरुद्दौला था। बूंदी रियासत का राम सिंह था। कोटा और बूंदी में राम सिंह ही थे। अलवर का विनय सिंह था। अलवर का कौन था? विनय सिंह था। अलवर के शासक कौन थे? अलवर के थे आपके विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के शासक थे रणजीत सिंह। जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत के थे लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के शासक थे उदय सिंह था। कौन थे? उदय सिंह थे। क्लियर है? चलो जी भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 20। 17 राजपूत थी, 2 जाट थी, 1 मुस्लिम थी। ठीक है। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य की संधि होती है। सबसे अंत में संधि कौन करता है? सिरोही। और सबसे पहले कौन करती है? सबसे पहले करती है करौली। सबसे पहले कौन करती है? करौली करती है। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी।
लेकिन बाद में कितनी हो गई थी, 19 रियासतें हो गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 19वीं सदी की संधियों की 7 सामान्य शर्तें, यानी जब संधि हुई तो 7 सामान्य क्या क्या शर्तें थी। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले यदि अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। जो भी रियासती शासक थे उन्होंने कहा जो भी सर्वोच्च है हमारे लिए वो अंग्रेज है, ये सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत जो राज्याधिकार होता है वो स्वीकार कर लिया कि भाई राजा की मृत्यु होने के बाद में उसका बेटा ही क्या करेगा, राज करेगा, राजगद्दी पे बैठेगा। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखने में सहायता का आश्वासन, कि कोई भी जब आप पर बाहरी आक्रमण होगा या फिर आंतरिक शांति बनाए रखने का काम होगा वो कंपनी का होगा, यानी सारा का सारा आश्वासन किसने दे दिया, अंग्रेजों ने। प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज यानी पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए होगा, रखना तय हुआ। आश्वासन की वे राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आश्वासन दिया कि पीए तो हम नियुक्त करेंगे लेकिन वो आपके किसी भी कार्य में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शासकों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और आपसी विवाद अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे, यानी अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, अंग्रेजों का काम है। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देना तय हुआ, मराठाओं को दिया जाने वाले खिराज के आधार पर, यानी आप मराठाओं को जो खिराज देते थे वो अब अंग्रेजों को देना शुरू कर दिया जाएगा। इन संधियों से ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी तक अक्षुण्ण रहा। अर्थात जब तक अपना देश आजाद हुआ तब तक ये जो संधियां थी ये चलती रही थी। फिर है संधियों का प्रभाव। संधियों का क्या प्रभाव रहा, यदि अपन बात करें संधियों का प्रभाव और ब्रिटिश हस्तक्षेप। आर्थिक संकट, बाहरी खिराज और शांति के नाम पर अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों का खर्च राजाओं पर थोपा गया। नमक, सांबर और अफीम मेवाड़ उत्पादन पर ब्रिटिश का एकाधिकार कर लिया गया कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक उत्पादक झील कौन सी थी, सांबर झील वो, और अफीम सबसे ज्यादा मेवाड़ उत्पादन पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया। सामंतों का पतन, राजाओं ने अंग्रेजों की मदद से सामंतों के विशेषाधिकार, राजदारी, दाना पानी, शुल्क, शरण देना, ये क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। मतलब जो जागीरदार थे ना किसी क्षेत्र में, सामंत होते थे, राजा के सामंत जागीरदार, उनकी समस्या कर दी। आंतरिक हस्तक्षेप, एजेंट तानाशाह बन गए। डूंगरपुर के जसवंत सिंह को हटाकर दलपत सिंह को बिठाया गया। मतलब आंतरिक हस्तक्षेप कौन करने लग गए, अंग्रेज करने लगे। जिसको इच्छा हुई उसको ही क्या बनाना शुरू कर दिया, राजा बनाना है। यानी डूंगरपुर के जसवंत सिंह शासक था, उसको हटाकर दलपत सिंह को बनाया गया। जयपुर की राजमाता बठियाणी पर हस्तक्षेप, जनता ने कप्तान ब्लेक की हत्या की। कोटा के झाला जालिम सिंह का समर्थन, हाड़ा राजपूतों का इसका विरोध किया। जोधपुर के मान सिंह घोर विरोधी थे। सामाजिक हस्तक्षेप, कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। जनता ने इसे सामाजिक ढांचे का विघटित करने की चाल माना। ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से आक्रोश हुआ। क्रांति के समय कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा में मेजर बर्टन था। कोट में बटन लगाया जाता है तो कोटा में कौन था, बर्टन था। जोधपुर का मौसम खराब होता है तो जोधपुर में मेक मौसम भाई साहब थे। भरतपुर का मरीसन था, भर भर के गालियां मारता था। जयपुर का ईडन था, जैसे बड़ा शहर ईडन गार्डन सबसे ज्यादा जयपुर में। उदयपुर का सावर्स, यानी अपन पानी में जो नहाते हैं तो सावर्स बोलते हैं, तो सावर्स उदयपुर। और सिरोही में होल होता है, सिर के अंदर क्या होता है, होल, तो सिरोही का जेडी होल। ये पीए का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विद्रोही की पृष्ठभूमि और सैनिक सामने, अपने को धीरे धीरे जाना कहां पर है, क्रांति के ऊपर जाना है, तो इसलिए क्रांति की ओर अपन चल रहे हैं। क्या कह रहा है भाई, विद्रोह की पृष्ठभूमि और 6 सैनिक छावनियां, कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी।
उसमें कवियों का भी योगदान रहा क्रांति में। सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, राघोदास जी और सांधु गांगी जैसे साहित्यकारों ने ब्रिटिश भक्तों की निंदा की और विरोधियों की क्या की, प्रशंसा की। यानी जो भी क्रांतिकारी थे उनकी प्रशंसा की इन्होंने लेखों के माध्यम से। 1857 में 6 सैनिक छावनियां थी जिसमें 5000 भारतीय सैनिक था, एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही थे, जिसमें 1 नंबर पे नसीराबाद, 2 नंबर पे है नीमच, 3 नंबर पे है देवली, 4 नंबर पे है ब्यावर, 5 पर एरियनपुरा और 6 पर खेरवाड़ा। जिसमें से ध्यान रखना 2 के अंतर्गत क्या नहीं हुई, क्रांति नहीं हुई। एक तो खेरवाड़ा में नहीं हुई और एक ब्यावर के अंतर्गत क्रांति नहीं हुई, बाकी जगह क्रांति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। या किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो जी भाई, उसके बाद में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल ने शासकों को निर्देश दिया कि क्रांतिकारियों को राज्य में न घुसने दे और कठोर दमन करता है। यानी कठोर दमन करे, यानी कौन था, एजीजी। क्रांति के समय ध्यान रखना, लिख लो भाई, एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद आया था वो 1832 में आया था और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया था और कौन बनाया गया, पहला तो लोकेट था, पहला कौन था, लोकेट था। लेकिन क्रांति के समय एजीजी, बार बार पूछा जाता है कि क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो क्रांति के समय था एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये किताब में नहीं है इसलिए ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलो जी आगे, ये तो आपने खूब पढ़ रखा है, बस किताब में अन्य जो बातें आ रही है ना वो इंपॉर्टेंट से अपने लिए। भाई किताब में क्या दे रखा है, आगे चलो। नसीराबाद में क्रांति, सबसे पहले राजस्थान में क्रांति यदि कहीं होती है तो वह कहां पर होती है, नसीराबाद में क्रांति होती है। सबसे पहले राजस्थान में क्रांति का बिगुल कहां बजता है, नसीराबाद सैनिक छावनी के अंतर्गत होता है। अब अपन बात करेंगे नसीराबाद में क्रांति। यदि अपन बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद के अंदर अपन बात करें तो चलो जी भाई, 28 मई 1857 को, कब हुई, 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंतर्गत क्रांति होती है। इसके कारण क्या है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी यहां पर 2 प्रकार की क्या थी, वो टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां मान सकते हैं। एक तो 15वीं बंगाल नेटिव थी और एक 30वीं बंगाल नेटिव थी, जिसमें थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई थी, पर अविश्वास हुआ क्योंकि मेरठ के अंदर सबसे पहले भारत में क्रांति हुई और वहीं कहां से, मेरठ से आई हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव नसीराबाद। तो अंग्रेजों को क्या हुआ, इन पर अविश्वास हुआ, तो ये सैनिकों के अंदर फूट हो गई कि ये अपने पर अविश्वास कैसे कर रहे हैं। उन्हें तोप खाने से कुचलने की तैयारी थी। अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को संदेह के कारण नसीराबाद भेजना, और जहां अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी ना 15वीं बंगाल नेटिव, उसको भी कहां भेज दिया, नसीराबाद। साधु फकीरों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह का संदेह भी फैलना कि ये कारतूस है, इनमें चर्बी लगी हुई है, गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है। नियंत्रण के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और तोपें मंगवाना, ये कारण रहे हैं नसीराबाद की क्रांति होने के। तो कई बार आजकल स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इनमें लिखा हुआ आ सकता है कि नसीराबाद में क्रांति के होने के क्या कारण है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई पर अविश्वास, उन्हें तोप खाने से कुचलने की तैयारी। अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को संदेह के कारण नसीराबाद भेजना। साधु फकीरों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह का संदेश फैलाना और नियंत्रण के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और तोपें मंगवाना, इनकी वजह से क्रांति होती है। घटनाक्रम कब हुआ, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव ने तोप खाने पर ही अधिकार कर लिया। ये इनकी चाल थी कि अपन इनको तोप से उड़ाएंगे, तो इन्होंने ही तोप खाने पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसमें कौन हत्याएं हुई, नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने किस किस को मारा, तो मेजर स्टॉपिस वुड को, कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी इसमें घायल हो गए। ये पूछा हुआ है कि नसीराबाद में कौन मारा गया, तो मेजर स्टॉपिस वुड और कर्नल न्यूबरी की तो हत्या हुई और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए।
परिणाम क्या निकला? अंग्रेज अधिकारी ब्यावर भाग गए, छावनी लूटकर बंगलों को जलाकर विद्रोही 18 जून को दिल्ली पहुंचे और अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण कर परास्त किया। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण कर क्या किया? परास्त कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में बात करते हैं नीमच में। कहाँ पर? नीमच के अंदर। अपन बोर्ड की किताब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, बोर्ड की किताब। नीमच में क्रांति होती है 3 जून 1857 को। एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो मैं यहाँ इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसमें केवल बुक की चर्चा कर रहे हैं अपन। 3 जून को नीमच छावनी लूटी और बंगलों में आग लगा दी। किसने? क्रांतिकारियों ने। शाहपुरा शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन में ठहरने की सुविधा दी। यानी आपको पूछ ले कि नीमच में क्रांति कब हुई, ज्यादातर ये आता है 3 जून 1857 को नीमच में। और निम्बाहेड़ा जनता द्वारा इनका बड़ा स्वागत किया गया। देवली यानी यहां से होते हुए देवली गए, टोंक गए, आगरा गए, फिर दिल्ली। विद्रोहियों का कूच, जनता का समर्थन और संख्या में वृद्धि होती गई। अंग्रेजों का इन पर पुनः अधिकार होता है। नीमच से क्रांतिकारियों के जाने के बाद में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजी की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार करे लिया। किस पर? के निर्देश पर कप्तान सावर्स पर। इसमें एक होता है एबोट। कौन होता है? एबोट। ये एबोट 2 जून को शपथ दिला रहा था। कितनी जून को? 2 जून को शपथ दिला रहा था। ध्यान रखना, ये शपथ की बात पूछ ले कि ये 2 जून को कर्नल एबोट है, वो इन जो सैनिक थे इनको शपथ दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन इसकी शपथें नहीं मानी गई। ठीक है। उसके बाद में एरियनपुरा में और आवा की क्रांति। कहाँ की भाई? एरियनपुरा की। एरियनपुरा की यदि विद्रोह की बात करें तो कब हुआ? सबसे पहले 21 अगस्त 1857 जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने क्रांति का बिगुल बजाया। कहाँ की? जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने क्रांति का बिगुल बजाया। एरियनपुरा स्टेशन को लूटा और चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कब हुआ एरियनपुरा में? 21 अगस्त 1857 को। फिर आहुआ के ठाकुर से मिलन होता है। रास्ते में आहुआ पाली जिले का एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। कुशाल सिंह प्रोफाइल, यानी कुशाल सिंह की प्रोफाइल क्या थी? कुशाल सिंह कौन थे? मारवाड़ का शक्तिशाली एक सामंत था। कुशाल सिंह कौन था? मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत था। मारवाड़ का क्या था? एक शक्तिशाली सामंत था। अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का घोर विरोधी था। ये क्या था? अंग्रेजों का और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का घोर विरोधी। मेवाड़ और मारवाड़ के अन्य सामंत भी सेना लेकर उनकी सहायता में पहुंच गए थे। पहला संघर्ष होता है 8 सितंबर 1857 को। पहला संघर्ष कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। जोधपुर महाराजा ने सिंघवी, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में फौजी भेजे थे, यानी फौज भेजी। जोधपुर के महाराजा क्रांति के समय कौन थे? तख्त सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यानी अपना जो सेनापति है कौन था? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। विद्रोह ने जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त किया और वहां का किलेदार अनार सिंह या अनाड़ा सिंह इसमें मारा गया और कुशाल राज सिंह भी भाग गया। और कुशाल राज जान बचाकर भाग गया। तोपें व युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। यानी जो तोपें थी और युद्ध की सामग्री थी वो किनके हाथ लग गई? क्रांतिकारियों के हाथ आ गई। आहुआ का पतन। उसके बाद में दूसरा देखते हैं आहुआ का क्या होता है। बिथुड़ा का युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। बिथुड़ा का युद्ध हुआ था, वो पीछे जो स्लाइड में देखे थे अपन ने। ये कौन सा पहला संघर्ष हुआ था? 8 सितंबर को। यह था बिथुड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इसे बिथुड़ा का युद्ध कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बिथुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो बिथुड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की हार होती है दूसरे में, यानी 18 सितंबर 1857, जिसे अपन चेलावास का युद्ध कहते हैं। कौन सा कहते हैं? चेलावास का युद्ध। किसका युद्ध कहते हैं? चेलावास का युद्ध। इनके नाम नहीं लिख रखे। एजीजी पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आया।
परंतु भीषण संघर्ष में पराजित हुआ और भाग गया। क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए। कौन सा युद्ध हुआ? 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध हुआ, जिसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आया और हार गया था। ब्रिगेडियर होम्स का आक्रमण होता है, उसके बाद में किसका होता है? होम्स का आक्रमण। वहां सावर्ट्स की जगह रॉबर्ट्स था, सावर्ट्स नाम लिखा हुआ आया था ना एक जगह, यहां नाम देख लेना रॉबर्ट्स था। वैसे कोटा के अंदर रॉबर्ट्स था। अब अपन बात करें चेलावास के युद्ध की, ठीक है ना। तो यहां का जो यदि अपन बात करें उसमें अनारा सिंह मारा गया था और चेलावास के युद्ध में एजीजी तो भाग गया था, ध्यान रखना। लेकिन आपको पूछ ले मारा कौन गया था, तो यहाँ का पीए मारा गया था। और यहाँ का पीए कौन था? मेक मोशन। ध्यान रखना कौन मारा था? मेक मोशन। मेक मोशन 1857 आवा के किले पे इसी दरवाजे पर लगाया था अंग्रेज का सिर। ब्रिगेडियर होम्स का आक्रमण 20 जनवरी वापस 1858 को बदला लेने के लिए होम्स ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। ठाकुर कुशाल सिंह किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। ब्रिटिश फौजों ने किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इनको लग गया अब की बार क्या है भाई, हमारी हार होने वाली है। तो ये कहां चले गए? सलूम्बर चले गए। अंग्रेजों का अत्याचार हुआ। बदले की भावना से पूरे गांव को बुरी तरह लूटा। किले को बारूद से उड़ा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। निवासियों पर अमानवीय अत्याचार किया गया। यहां पर क्या होता है भाई, ये थी उसके अंतर्गत लिखी हुई बात। अब अपन बात करते हैं मेवाड़ में गुंज और कोटा में महाविद्रोह। मेवाड़ में तनाव। जनता और सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोध थे। महाराजा स्वरूप सिंह, कहाँ का? उदयपुर का शासक, और कप्तान सावर्स, स्वरूप सिंह और कप्तान सावर्स डरे हुए थे। 27 मई 1857 को महाराणा ने सामंतों को अंग्रेजों के सहयोग का एक पत्र भेजा। महाराणा ने सामंतों को अंग्रेजों का सहयोग के लिए पत्र कब भेजा? 27 मई 1857 को। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी की चेतावनी, यदि 8 दिन में अधिकार स्वीकार नहीं किए गए तो प्रतिद्वंदी को गद्दी पर बिठा देंगे। सावर्स ने निष्कासन की धमकी भी दी। सलूम्बर के कौन थे शासक? ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है कि सलूम्बर के शासक कौन थे? रावत है केसरी सिंह जी थे। यानी आपको पीछे ये दी बात भी करूं तुम्हें, तो जो आपका एक मतलब कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह, उसको शरण देने वाले भी कौन थे? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह थे। फिर कोटा में विद्रोह की शुरुआत। कारण क्या था? मेजर बर्टन ने महाराव, वहां का कौन था? राम सिंह को अंग्रेज विरोधी अधिकारियों को दंडित करने यानी अंग्रेजों को सौंपने की सलाह दी। सिपाहियों का पता चला, क्रोध से पागल हो उठे। सिपाहियों को इस बात का पता चला तो वो क्रोध से पागल हो उठे। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर कर क्या लगा दी भाई? आग लगा दी। कब पर? आपको पूछेगा कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857। कोटा 6 महीने क्रांतिकारियों का शासन रहा। हत्या और बंधक कौन रहे हैं? क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। महाराव के महल को घेर लिया। महाराव को 9 शर्तों वाले मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें बटन की हत्या की जिम्मेदारी लेना भी शामिल था कि मैं इसकी जो जिम्मेदारी लेता हूं मृत्यु की। करौली से सैनिक सहायता आने तक महाराव कैद भी रहे और सैनिक में सहायता किसने की? करौली के मदन पाल ने की। जनता और क्रांतिकारियों का राज लगभग 6 माह तक शहर पर अधिकार रहा। गोदामों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र भंडारों और कोषगारों को लूटा। अधिकांश राज्य के अधिकारियों को समर्थन भी मिला। उसके बाद में पुनः अधिकार मार्च 1858 मेजर एस.सी. रॉबर्ट्स, नसीराबाद से 5500 सैनिकों ने चंबल किनारे से तोपें चलाई। क्रांतिकारियों को बाहर खदेड़ा गया। नेताओं जिसमें जयदयाल और मेहराब खां को तोप से उड़ा दिया गया। यानी कोटा में जो क्रांति करने वाला कौन था? जयदयाल और मेहराब खां को तोप से उड़ा दिया गया। किसमें? रॉबर्ट्स के नसीराबाद से 5500 सैनिक आए रॉबर्ट्स में। चलते हैं आगे। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज भी होती है, जहां पर भरतपुर में क्रांति होती है।
अन्य राज्यों में कहाँ कहाँ? भरतपुर में। आगरा और मथुरा के निकट होने से अशांत, महाराजा की सलाह पर पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर क्रांति में भाग लिया। यह विश्वास बन गया कि अब भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। और भरतपुर में कब हुई क्रांति, इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो 31 मई 1857 को हुई थी, ध्यान रखना। अलवर, दिल्ली के क्रांतिकारियों के आने से गतिविधियां पनपी। गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया और शासकों को परेशान किया। धौलपुर, जयपुर और टोंक में किस प्रकार के हालात बनते हैं क्रांति से? बात करें धौलपुर में क्रांति अक्टूबर 1857, ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सेनाएं घुसे। धौलपुर की सेना और अधिकारियों ने विद्रोहियों को साथ दिया, यानी धौलपुर की सेना ने किनका साथ दिया? विद्रोहियों का साथ दिया। राजा को जान से मारने की धमकी दी, मांगे स्वीकार करवाई गई। यहाँ राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में 2 माह तक अधिकार रहा। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि धौलपुर में क्रांतिकारी कौन थे, तो राव रामचंद्र और हीरालाल थे, ध्यान रखना इनका नाम। दिसंबर में पटियाला की सेना ने राजा को मुक्त करवाया। जयपुर में राव शिव सिंह ने दोनों पक्षों से मैत्री की सलाह दी, पर पंडित शिवदीन के दबाव में राजा अंग्रेजों के साथ में रहा। नवाब विलायत का, मियां उस्मान का, सादुल्ला खान का मुगल सम्राट से मिलकर एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, सादुल्ला निष्कासित हुआ, अन्य दोनों को क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। इनके नाम आ सकते हैं, किताब से सीधा उठा सकता है कि सादुल्ला का संबंध कहाँ से था? क्रांति के समय जयपुर से था। टोंक, नवाब की सेना और मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में नीमच के क्रांतिकारियों को आमंत्रित किया गया और नवाब के किले को घेर लिया गया। ये सीधी सीधी बातें आपकी 9th वाली किताब में लिखी गई है। सलुम्बर और कोठारिया का अपूर्व योगदान रहा, यानी सलुम्बर और कोठारिया ने क्रांति में किस प्रकार का योगदान दिया? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह आहुआ के ठाकुर से प्रेरणा ली, मेवाड़ महाराणा पर दबाव डाला कि अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करें, हालांकि सफल नहीं हुए। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह को आश्रय दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ के शासक ने कुशाल सिंह को शरण दी थी, तो ध्यान रखना कहाँ? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह। और कोठारिया के रावत जोध सिंह या जोध सिंह, कहीं कहीं जोध सिंह भी लिखा हुआ आता है, जोध सिंह, निराश्रय कुशाल सिंह को गले लगाया। पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाई। सलुम्बर के एक तो रावत केसरी सिंह ने आश्रय दिया और गले लगाने वाला कौन था? निराश्रय कुशाल सिंह को जोध सिंह। भविष्य की परवाह किए बिना अद्भुत त्याग और साहस का परिचय दिया। बात करते हैं क्रांति का दमन किस प्रकार से हुआ। अगस्त 1858 संपूर्ण भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन ब्रिटिश राज महारानी विक्टोरिया को सौंपा। अंग्रेज की महारानी रियासती शासकों ने विशेषाधिकार सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे हैं? भाई क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, इसके पीछे का क्या कारण? यदि अपन बात करें क्रांति की असफलता के कारणों की, तो चलो भाई 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे हैं? शासकों का असहयोग पहला कारण। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर आदि ने विद्रोहियों के बजाय ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। सबसे बड़ा कारण तो यही था। मतलब ये, और इन्होंने सहयोग क्यों दिया? अपन ने पढ़ी थी ना 1818-19 में जो संधियां हुई थी, ठीक है ना, उन संधियों के कारण। वो संधियां कहां तक चली थी? 1947 तक। इस वजह से यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। एकता में संपर्क का अभाव, यानी सारे देश में एक साथ क्रांति नहीं हुई, हर जगह अलग अलग हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर आदि में अलग अलग समय पर क्रांति हुई। अंग्रेजों को निपटने का अवसर मिल गया। यदि एक जगह होती तो अंग्रेज इतने नहीं थे, अंग्रेज सैनिक ही नहीं थे, तो वो क्या करते? निपट नहीं पाते। लेकिन अलग अलग समय पे हुआ तो हर युद्ध को वो जीतते भी गए। तीसरी, तात्या टोपे की उपेक्षा। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के नरेशों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं दिया, तात्या टोपे को हराकर भगा दे रहे थे। एक संगठन का भी अभाव। 18 रियासतों में केंद्रीय नेतृत्व नहीं। शासकों ने पत्र व्यवहार के सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। मतलब अलग अलग जगह केंद्रीय तो था नहीं, जहां पर भी यदि पत्राचार हो रहे थे तो उन पत्राचारों को जो वहां के शासक थे उन्होंने किसको सौंप दिया? अंग्रेजों का, कि ये ऐसे होने वाला है।
संसाधनों की कमी, क्रांतिकारियों में त्याग था पर अंग्रेजों जैसा रण कौशल, साधन और रसद और हथियारे नहीं थे। कौशल ही कौशल क्या करेगा, कौशल खूब था, लेकिन अपन बात करेंगे कि उनके पास में क्या नहीं थे, हथियार नहीं थे, साधन नहीं थे। और अंग्रेजों का त्वरित दमन, जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत में क्रांति का दमन कर ब्रिटिश सेनाएं राजस्थान भेज दी गई। उत्तरी भारत में मतलब जल्दी से उस क्रांति का दमन कर लिया गया और जो सेना थी वो कहां पर भेज दी, राजस्थान भेज दी गई। असफलता के परिणाम, दोहरा अंकुश और राष्ट्रीय जागृति। संध्या और अंकुश, राजस्थान की रियासतें पूर्णतः ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। राजस्थान की जो भी रियासतें थी पूरी की पूरी ब्रिटिश संरक्षण में। ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी को संध्या जारी रखी। जनता पर दोहरा अंकुश, रियासती राजाओं का और अंग्रेजों का नियंत्रण जनता पर दोहरा हो गया। जागृति का उदय, निकट भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी यहाँ से क्या उदय हुआ, क्या निकल के आई बातें, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के से लोगों में राष्ट्रीय जागृति आई। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज और स्व भाषा की भावना पलवित हुई। प्रेरणा स्रोत अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट, गोपाल सिंह करवा आदि ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका निभाई। अब आपको कुछ अभ्यास प्रश्न किताब में दिए हुए हैं तो वो आपके सामने सेम है, आपको इनको बताना है। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में किस रियासत से संधि की, तो ये कौन सी रियासत थी सबसे अंत में, सिरोही थी। 2 बार पूछ लिया गया इस क्वेश्चन को, लेबर असिस्टेंट में भी पूछा, बीएसटीसी में भी पूछ लिया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कहाँ सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी, उनके नाम लिखने, जिसमें से खेरवाड़ा और ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ। राजस्थान में क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ, 28 मई को हुआ, 28 मई को 1857 को। 1857 ईस्वी के 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखे जहां विद्रोह हुए, तो 3 प्रमुख स्थान लिख दो भाई जहां पर विद्रोह हुआ। एक तो आवा का लिख दो, एक कोटा का लिख दो और एक नसीराबाद का लिख दो। उन 3 राजाओं के नाम लिखे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। क्रांतिकारियों ने का सहयोग किस किसने किया, तो क्रांतिकारियों की यदि अपन सहयोग की बात करें तो एक तो कोटा के शासक ने किया था, और यदि अपन बात करें तो क्रांतिकारियों के सहयोग करने वाले कौन थे। कोटा को यदि अपन मान ले तो एक जोध सिंह का नाम ले सकते हैं, एक कुशाल सिंह चंपावत का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार के 3 नाम हो गए। चलो जी भाई नेक्स्ट, यहां से एक बात आपको ध्यान रखना, बीकानेर के सरदार सिंह अपने राज्य के बाहर लेकर गए सेना को। बीकानेर को किसने, सरदार सिंह ने राज्य से बाहर अपनी सेना भेजी। नेक्स्ट, राजस्थान के क्रांतिकारी। चैप्टर यहां से दूसरा शुरू होता है जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। स्वतंत्रता की प्रस्ताविक तंत्र 1857 से 1947 किस प्रकार से बिना। इतिहास केवल संधियों और राजाओं का नहीं है, इतिहास केवल संधियों और राजाओं का नहीं है, यह उन कवियों, योद्धाओं, रणनीतिकारों और बलिदानियों की गाथा है जिन्होंने मिलकर एक राष्ट्र को जगाया, एक ऐतिहासिक धरोहर बने। अपन बात करें तो क्रांति की पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से क्रांति का जनजागरण हुआ। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करें तो चेतना कवि जिन्होंने कलम से सोए हुए समाज और सामंतों को जगाया, जैसे उदाहरण बाकीदास और सूर्यमाल मिश्रण। 2 नंबर पे अपन आर्थिक व सशस्त्र आधार, वे जिन्होंने ब्रिटिश खजाने लूटे और क्रांति का वित्त पोषण किया, जैसे डूंगजी और जवाहर जी, अमरचंदे, बांटिया। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको कहा जाता है, अमरचंदे बांटिया को। डूंगजी जवाहर जी ने भी क्या किया, सीकर के थे डूंगजी और जवाहर जी, ये भी क्या करते थे, बड़े जो सेठ साहूकार थे उनको लूटते थे और जनता में बांटते थे या विद्रोहियों के धन बांटते थे। तीसरी रणनीति, संस्थाएं बनाई, युवाओं को प्रशिक्षित किया और जन आंदोलन रचे। उदाहरण जैसे अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक जी ने, माणिक्यलाल वर्मा जी ने, जमुना लाल बजाज जी ने। इनको पढ़ेंगे, ये बना रहे हैं अपन उपस्थित। जनशक्ति, महिलाएं और किसान जिन्होंने सामाजिक बेड़ियां तोड़कर सड़कों पर संघर्ष किया, जैसे किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी, कालीबाई भील। और बलिदान, अमानवीय यातनाएं सही लेकिन कभी नहीं झुके, उदाहरण प्रताप सिंह बारेट, सागरमल गोफा, बाल मुकुंद बिसा, यानी जिन्होंने अपने प्राण को भी न्योछावर कर दिया। इन सब को इस पाठ में अपन पढ़ने वाले हैं। चलो जी भाई, जागरण के स्वर, कलम की धार, कवि राजा बांकीदास। अपन बात करें तो इनका काल 1857 से पूर्व का है। भूमिका जोधपुर नरेश मान सिंह के ये राज कवि थे। इंपोर्टेंट बात है, किताब में लिखी गई है कि बांकीदास कहाँ के राज कवि थे, तो जोधपुर के नरेश मान सिंह जी के। संदेश, अंग्रेजों से संधियां करने वाले सामंतों की तीखी आलोचना की और चेतावनी दी। जो अंग्रेजों से संधि कर रहे थे उनको तीखी आलोचना कर रहे थे। ऐतिहासिक पंक्तियां, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर,
पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? कविराजा बांकीदास की। आह से लीदा खींची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा, अंग्रेज देश पर चढ़ आए बिना लड़े, धरती हाथ से जा रही है। इस प्रकार की कविताएं कविराजा बांकीदास जी ने लिखी। ये अपने महाकवि सूर्यमल मिश्रण जी काल 1857 की क्रांति के समय भूमिका 1857 के विद्रोह के प्रत्येक समर्थक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनकी कृतियां वीर सतसई का निर्माण, जिसने जनता और छोटे सामंतों में वीरता का संचार किया, वो कौन है? वीर सतसई। प्रभाव आहुआ के संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्फूर्तिदायक रचनाएं इन्होंने रची थी। उसके बाद में प्रथम विद्रोह शेखावाटी के रॉबिन हुडा, डूंगजी और जवार जी। सीकर शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार, जिन्होंने पद त्याग कर धनवानों और ब्रिटिश छावनियों को लूटना शुरू किया ताकि उस धन को निर्धनों की सहायता में की जा सके। डूंगजी और जवार जी का संबंध कहाँ से? सीकर के पाटोदा गांव से। अपन बात करेंगे 1838 में डूंगजी को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में कैद किया गया। कब? 1838 में। लूट और रिहाई, लोटूजी निठारवाल 1804 से 1855, लोटिया जाट और करना मीणा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को चकमा देकर डूंगजी को आगरा जेल से रिहा करवाया। यानी 1838 में डूंगजी को 1838 में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। इनको छुड़ाया किसने? लोटूजी निठारवाल, लोटिया जाट और करना मीणा ने। करना भील मत कर देना। नसीराबाद पर हमला, वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे? तो कौन थे? डूंगजी और जवार जी। अंत जोधपुर सेना द्वारा धोखे से बंदी बेरू सिंह द्वारा विश्वासघात किया गया। जोधपुर दुर्ग में ही डूंगजी का क्या हो गया? निधन हो गया। राष्ट्रभक्ति की कीमत, अमरचंद जी बांटिया 1793 में जन्म, 1858 में इनकी मृत्यु। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, कौन थे? अमरचंद बांटिया, जिन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्रांति का भामाशाह। इनका राजस्थान के बीकानेर से संबंधित था। भामाशाह इनका कहाँ से संबंध था? बीकानेर में इनका जन्म माना जाता है। मूल स्थान बीकानेर निवासी जो ग्वालियर में व्यापार करते थे। मूल स्थान कहाँ का था? बीकानेर का, लेकिन व्यापार कहाँ करते थे? ग्वालियर के अंदर व्यापार करते थे। आगे यदि अपन बात करें क्रांतिकारी कदम, अपनी पूरी धन संपत्ति खजाना तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव ताकि आज़ादी की लड़ाई को चालू रखा जा सके। परिणाम यह सर्वस्व बलिदान बाद में उनकी फांसी का कारण भी बन गया। बिना आर्थिक सहयोग के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। बांटिया ने अपनी संपत्ति ही नहीं, अपना जीवन भी राष्ट्र को सौंप दिया। बिना आर्थिक सहयोग के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। रणनीतिकार यानी संस्थाएं जिन्होंने भविष्य को गढ़ा, कुछ रणनीतिकार जिन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई, ऐसे ही थोड़ी मिलती आजादी। अर्जुन लाल सेठी 1880 में जन्म, 1941 में मृत्यु, जयपुर के थे। संस्थापक जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। अर्जुन लाल सेठी ने किसकी स्थापना की? जैन प्रचारक समिति की। और वर्धमान विद्यालय जो आगे चलकर 1908 में या 1907-8 में क्या बन गया? वर्धमान विद्यालय। पहले ये क्या था? जैन शिक्षा एक प्रचारक समिति का रूप में चलती थी। जैन प्रचारक समिति। भूमिका सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। क्रांतिकारियों जैसे जोरावर सिंह और प्रताप सिंह का वो प्रशिक्षण भी किसने दिया? अर्जुन लाल सेठी ने। ये जो जैन प्रचारक समिति थी ना, इसके अंतर्गत अटल संकल्प जयपुर महाराजा द्वारा प्रधानमंत्री पद की पेशकश ठुकराई। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। और इनका साहित्य की बात करें तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी। शूद्र मुक्ति और कौन सी? स्त्री मुक्ति। विजय सिंह पतीक 1882 से 1954 बिजोलिया में इनका ज्यादातर वर्चस्व रहा। ये किसके संस्थापक है? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है? विजय सिंह पतीक, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। भूमिका संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक, अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, पत्रकारिता, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के माध्यम से जन जागृति फैलाई।
बाहरेट परिवार का क्या रहा? एक वंश। बाहरेट परिवार एक वंश एक देश शाहपुरा के थे बाहरेट परिवार। केसरी सिंह बाहरेट 1872 से 1941, इनका जन्म क्रम भी आ सकता है, ध्यान रखना, 1872 से 1941। विद्रोह का उद्घोष 1903 में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीरा चुंगट्याल जो 13 सोरठे थे वो लिखे। किस भाषा में लिखे ये भी ध्यान रखना भाई, डिंगल भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। संगठन 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बाहरेट ने। त्याग सशस्त्र क्रांति के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इन्होंने झोंक दिया। इनके भाई थे जोरावर सिंह बाहरेट और इनका पुत्र कौन था? प्रताप सिंह बाहरेट। जोरावर सिंह बाहरेट प्रसिद्ध क्रांतिकारी लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में शामिल थे और ये आजीवन पकड़ में नहीं आए और अपना नाम क्या रख लिया? अमरदास वैरागी। किसने? अमरदास वैरागी। जोरावर सिंह बाहरेट। कुंवर प्रताप सिंह बाहरेट की अपन बात करें तो रास बिहारी बोस के विश्वस्त थे और मास्टर अमीर चंद से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। किसने? कुंवर प्रताप सिंह ने। क्या? कुंवर प्रताप सिंह बाहरेट ने रास बिहारी बोस के ये विश्वस्त थे और मास्टर अमीर चंद से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बाहरेट को खास जिम्मेदार माना गया और केसरी सिंह बाहरेट को कौन सी? हजारीबाग जेल में डाला गया। कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट, अड़िग युवा कुंवर प्रताप सिंह बाहरेट की अपन बात करेंगे। प्रसंग गिरफ्तारी। बनारस षड्यंत्र अभियोग 1917 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास दिया गया। यातना का केंद्र बरेली का केंद्रीय कारागार। यानी किस षड्यंत्र केस में? बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाहरेट को कहां डाला गया? बरेली की जेल में। संघर्ष। भारत सरकार ने गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवेलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। साथियों का नाम उगलवाने के लिए क्लीवलैंड ने कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, लेकिन इन्होंने कहा मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिसने अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को कहना पड़ा मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। फिर है शहादत का मूल्य। किस प्रकार से शहादत का मूल्य मिला? सत्य के लिए संघर्ष। बाल मुकुंद जी बिस्सा जिनको संबंध जोधपुर से, इनका जन्म 1908 में हुआ और 21 जून 1942 का इनका निधन होता है। इन्होंने आंदोलन चलाया। चरखा संघ एवं गदर भंडार की स्थापना 1942 में जन आंदोलन में ये सक्रिय हुए। विद्रोह का स्वरूप जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार और खराब भोजन के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल की, जिसका परिणाम ये निकला कि जेल के दमन और भूख में से कमजोर हुए। लू लगने के कारण 21 जून 1942 को इनका निधन हुआ। अंत्येष्टि में 1 लाख लोगों की भीड़ इनके जुटी थी। सागरमल जी, इनको बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। लिख लेना, राजस्थान का जतिन दास। बात करते हैं सागरमल जी गोपा का संबंध जैसलमेर से। इनका आंदोलन था निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध और राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। विद्रोह का स्वरूप आजादी के दीवाने, यानी इनकी पुस्तकें हैं आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडा राज जैसी तीखी पुस्तकें छपवाकर वितरित की और अपने विद्रोह को दर्शाया। यानी विद्रोह किस रूप में किया? परिणाम या शहादत। राजद्रोह के आरोप में अमानवीय अत्याचार। 4 अप्रैल 1946 को जेल में इन पर तेल छिड़कर सत्ता ने जीवित ही जला दिया। 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। मूक तूफान और सामाजिक बेड़ियां और नारी शक्ति, यानी इसमें नारी शक्तियों का किस प्रकार का योगदान रहा है। बात करेंगे जानकी देवी बजाज सीकर की। कार्य जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी। गौ सेवा संघ की इन्होंने क्या की? अध्यक्ष थी। नेतृत्व 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता चुनी गई। ध्यान रखना 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनी? जानकी देवी बजाज। अंजना देवी चौधरी सीकर और मेवाड़ किससे संबंध है इनका? कार्य रामनारायण चौधरी की ये पत्नी थी। 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्यागी। कीर्तिमान समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन भी आया था, अंजना देवी चौधरी का बीएसटीसी में अभी आया था।
की बूंदी से निर्वासित कर दी गई थी, तो मेवाड़ इनका कार्य क्षेत्र रहा। फिर है रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जयपुर में हीरालाल शास्त्री के साथ जीवन कुटीर वनस्थली की स्थापना की, निवाई टोंक में लड़कियों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, नेतृत्व 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की सेवा की। रमा देवी चौधरी जयपुर और बिजोलिया से संबंधित है। कार्य बाल विधवा, यानी ये बाल उम्र में विधवा हुई, 11 वर्ष पुनर्विवाह पर कर खादी पहनना शुरू किया। साहस 1931 में बिजोलिया आंदोलन में जेल जाने वाली महिला थी रमा देवी। कोतवाल के अपमान और पिटाई के बावजूद दृढ़ रही। उसके बाद में अपन बात करेंगे जन उभार कटराथल का ऐतिहासिक सम्मेलन 1934 में। यहाँ 10,000 प्लस महिलाओं ने भाग लिया। कहाँ पर? कटराथल में। नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने सीकर में। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने जागीरी प्रथा और सामंती अत्याचारों के विरुद्ध शेखावाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का नया आयाम दिया। कटराथल में 1,000 महिलाओं का सम्मेलन। एनवे डेयोल सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया और यह राजस्थान के इतिहास में महिलाओं का सबसे बड़े और अभूत शक्ति प्रदर्शन को, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने। और ये किसकी थी? हरलाल सिंह की पत्नी। और यदि अपन बात करें तो पहला वक्ता यहाँ थी उत्मा देवी चौधरी। वक्ता कौन थी? उत्मा देवी चौधरी। उत्मा देवी चौधरी, ध्यान रखना भाई, ये केवल किताब में जितनी बातें लिखी हुई है वो, और ये किताब वाली आ रही है वर्तमान में, ध्यान रखना, ज्यादा डीप वाली बातें भी नहीं आ रही। शिक्षा के लिए शहादत देने वाली रास्तापाल हत्याकांड से संबंध डूंगरपुर में 1947 में कालीबाई भील को कौन बोल सकता है? रास्तापाल से संबंध था इनका। फरमान घटना प्रजामंडल के आदेशानुसार स्कूल खुला रखने पर 18 जून 1947 को पुलिस और मजिस्ट्रेट ने पाठशाला जबरन बंद कराने का प्रयास किया। बलिदान क्या दिया? नानाबाई खाट ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। बंदूक के कुंदों की पिटाई से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। किसकी? नानाबाई खाट, इनके गुरु। प्रतिरोध क्या किया? घटना पुलिस ने दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया। हस्तक्षेप खेत से घास काटकर लौट रही 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई ने भीड़ को चीरते हुए ट्रक का पीछा किया। शहादत साहस पुलिस की चेतावनी की परवाह किए बिना कालीबाई ने अपनी दांतली, जो हसिया होता है, उससे सेंगाबाई की रस्सी काट दी अपने गुरु के लिए। अंत पुलिस ने गोलियों से कालीबाई को छलनी कर दिया। 20 जून 1947 को इनका निधन। रास्तापाल में उनका स्मारक आज भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। कालीबाई भील 20 जून 1947 को इनको रास्तापाल में शहीद हो जाती है। शहादत को इनको नमन। बात करें क्रांति का भूगोल किस प्रकार से तैयार हुआ। अपन बात करें जैसलमेर राजशाही के विरुद्ध सागरमल गोपा का साहित्यिक संघर्ष कहां से हुआ है? जैसलमेर से। अपन बात करें जोधपुर में बांकीदास की चेतना, बिस्सा का सत्याग्रह, अमरचंद भाटिया का वित्त पोषण। शेखावाटी सीकर में किसान आंदोलन, महिला शक्ति किशोरी देवी, रॉबिन हुड डूंगजी जुआर जी, सरदार हरलाल सिंह द्वारा विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना शेखावाटी का केंद्र। मेवाड़ बिजोलिया में भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। हाड़ौती शाहपुरा बारेट परिवार का वैचारिक और सशस्त्र विद्रोह है। और वागड़ डूंगरपुर में शिक्षा और आदिवासी जागरण, रास्तापाल का बलिदान के लिए राजस्थान जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र में ये चीजें घटित हुई। निष्कर्ष एक अटूट श्रृंखला। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम किन्हीं चंद नेताओं की एकाकी प्रयास नहीं था। यह एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम था जहां कवि की स्याही से रणनीतिकार को विचार दिए, रणनीतिकार के विचार ने युवाओं को अदम्य साहस दिया। किसानों और महिलाओं की जन भागीदारी ने ब्रिटिश और सामंती नींव हिला डाली और बलिदानियों ने रक्त और अंत स्वतंत्रता के मार्ग को सींचा। इन सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि राजपूतों न की धरती केवल संधियों की नहीं बल्कि संघर्ष और स्वाभिमान की भूमि के रूप में भी याद रखी जाए कि यहाँ अंग्रेजों के साथ में संधियां ही नहीं की, हमने अपने अदम्य साहस से क्या स्वतंत्रता भी प्राप्त की है। अब बात करेंगे अध्याय नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन अध्याय नंबर 3 है, जिसमें मुख्य विषय बिजोलिया, बेंगू, भरतपुर, मेव, अलवर, बूंदी, जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर के किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन।
किसान आंदोलनों के मूल कारण क्या है थे? किसान कथन और कारण में इस प्रकार के आ सकते हैं। मूल कारण क्या था? सबसे पहले अपन बात करें तो शासक अंग्रेजी संरक्षण पाकर निरंकुश हुए। जो यहाँ के शासक थे उनको अंग्रेजों का संरक्षण मिल गया, तो उन संरक्षण के कारण ये निरंकुश हो गए, यानी जनता के ऊपर या किसानों के ऊपर बारी बारी कर थोपने शुरू हो गए। किसानों में भयंकर असंतोष हुआ। ब्रिटिश आधिपत्य का प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप शासक अंग्रेजी संरक्षण पाकर कर निरंकुश हुए। कुटीर उद्योग इनके बर्बाद हो गए और कृषि पर आश्रित यानी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा और किसानों में इसका क्या हुआ? भयंकर असंतोष हुआ, जिसके कारण क्या हुआ भाई? जिसके कारण किसान आंदोलन शुरू हुए। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन। एक परिचय की बात करें, बिजोलिया इस प्रकार से ये जगह पड़ती है। स्थान वर्तमान भीलवाड़ा जिले में मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया क्या था? मेवाड़ जो रियासत है उसमें प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था, जिसकी यदि अपन बात करें बिजोलिया की स्थापना किसने की थी, तो बिजोलिया की अशोक परमार ने की थी। राणा सांगा के जो युद्ध हुआ था, राणा सांगा का खानवा के युद्ध में सहयोग के कारण, तो राणा सांगा ने ये जागीरदारी किसको दे दी थी? अशोक परमार को दे दी गई थी। भौगोलिक बनावट सीमावर्ती राज्यों में पलायन आसान था। समाज अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर, वे परिश्रमी, दक्ष और पंचायत व्यवस्था में निष्कासन थे। तात्कालिक कारण 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु, इसके बाद जागीरदारों में किसानों में कटुता आई। मतलब ये क्या हुआ? इस जगह इकट्ठे हो रखे थे, इनका मोसर था। मोसर आप सभी जानते हो, राजस्थान की एक प्रथा होती, उसमें इकट्ठे हुए थे, लेकिन किसान बड़े दुखी थे। अब वहां से वो कहानी सब जानते हो आप, वो कहानी एग्जाम में आती भी नहीं है, तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, टू द पॉइंट चलता हूँ, बकवास करता नहीं हूँ। आपको ये कंटेंट शानदार मिलता ही रहेगा। बस अभी 2 मिनट में बात कर लेता हूँ, कंटेंट शानदार मिलता रहेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सारी की सारी जो किताबें चल रही है मैं इसी तरीके से आपको करवा दूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण यानी 1897 से 1915 चलता है। ये 3 चरणों में हुआ था। इसका प्रारंभ 1897 में हुआ था और अंत कहाँ तक? 1941 में हुआ था। टोटल 44 वर्षों तक चला था। इस समय यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व था, अर्थात साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था। गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज पर हजारों किसान एकत्रित, प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से मिले। ये बात है 1897 ईस्वी की। परिणाम निकला कि रियासती सरकार की उदासीनता, शासक को किसान विरोधी नीति का प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1903 में यहां के शासक राव करशन सिंह द्वारा कंवरी चर ने एक नया कर लगा दिया गया। कौन सा कर लगाया? करशन सिंह द्वारा चौवरी कर। हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी पर 13 रुपये या 5 रुपये ठिकाने में जमा कराना पड़ता था और राव के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता था। इसका विरोध किसानों ने 2 साल तक कन्याओं का विवाह भी नहीं किया। नाम मात्र रियायतें दी गई। ठीक है, नाम मात्र रियायतें दे दी गई। 1906 में राव कृष्ण सिंह, कौन? राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया और नया स्वामी बना कौन? पृथ्वी सिंह। और मेवाड़ राज्य द्वारा ली गई तलवार बंदाई उत्तराधिकारी पर बाहर जनता पर डाला गया। दमन चक्र किसान नेता साधु सीताराम दास को पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर जेल में डाला गया। कब? 1906 में। 1903 के अंतर्गत क्या हुआ? कौन सा कर लगाया गया? चौवरी और यहाँ पर तलवार बंदाई। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। पुत्र केसरी सिंह अवयस्क था। प्रशासक कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु हालात जस के तसी रहे। फिर आ जाता है दूसरा चरण। पहले चरण से ये 3-4 बातें ही पूछी जाती है। बिजोलिया का दूसरा चरण, द्वितीय चरण 1915 से 1923 राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ा हुए, वहां स्थानीय स्तर पर चल रहा था। साधु सीताराम दास ही उसको देख रहे थे, छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी। अब 1915 में नई एंट्री होती है विजय सिंह पथिक। किसकी होती है भाई? विजय सिंह पथिक। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, भूप सिंह गुर्जर। लोग इन्हें प्यार से महात्मा जी कहते थे। साधु सीताराम दास का भी बड़ा ये सहयोगी रहा है। संगठन की बात करें तो विद्या प्रचारिणी सभा का गठन हुआ। पुस्तकालय, पाठशाला, अखाड़ा राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र रहे। कर्मचारी माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी छोड़कर आजीवन देश सेवा की दीक्षा ले। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया। क्लियर? क्रांति का बिगुल 1917 में बजा। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड स्थापित हुआ। उपरमाल पंच बोर्ड कब हुआ? 1917 में।
युद्ध चंदा में बेगार का बहिष्कार, नारायण जी पटेल ने बेगार से इनकार कर दिया। नारायण जी पटेल जेल गए, जन दबाव में मुक्त हुए, किसानों को प्रथम विजय यहां मानी जाती है। किसानों ने विरोध किया तो इनको वापस छोड़ दिया गया। इसको समाचार पत्र जिसने राष्ट्रीय प्रचार बनाया, प्रताप समाचार पत्र, जिसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से देशव्यापी यानी देशव्यापी प्रचार हुआ। महात्मा गांधी का समर्थन मिला। निजी सचिव महादेव देसाई लिखना को उपरमाल भेजा। महाराणा को पत्र भी लिखा। यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने निजी सचिव महादेव देसाई को यहां पर भेजा। हाँ, तो थोड़ा सा लाइट की वजह से व्यवधान था। अब कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को कि समझौता होता है कब, क्रांति का बिगुल हो गया था, जन दबाव से मुक्त हुए और किसानों का समझौता हुआ था कब, 11 फरवरी 1922 को क्या होता है भाई, समझौता हो जाता है। कब होता है, 11 फरवरी 1922। अंग्रेजी दबाव में एक समिति बनती है। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड होते हैं, उसमें सचिव आगलवी होते हैं, रेजिडेंट विल्किंसन, दीवान सुभाष चटर्जी और शायर हकीम बिहारी लाल। एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से समझौता होता है और लगभग 35 लाख बागें समाप्त हो जाती है। इतनी बागों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, तो अब शुरू होता है बिजोलिया का तीसरा चरण। बिजोलिया का तीसरा चरण की बात करें तो 1923 से लेकर 1941 तक ये चलता है। तीसरा चरण 1923 से 1941 के बीच चलता है। 1922 के समझौते का उल्लंघन, जो 1922 में समझौता हुआ था ना, यहाँ पर करवाया गया था ना, एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से 11 फरवरी 1922 को समझौता। इस समझौते का उल्लंघन नई लागें और लगान वर्दी 1923 से 26 बड़ी तकलीफ देती है। मार्च 1927 ईस्वी किसान पंचायत राम नारायण चौधरी व माणिक्य लाल वर्मा इसमें उपस्थित होते हैं, क्योंकि विजय सिंह पथिक जी हट जाते हैं इससे तीसरे में। पथिक जी के सुझाव पर बारानी भूमि छोड़ने का अहिंसात्मक प्रयोग किया गया, जो कि क्या रहा, असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज द्वारा महाराणा व सर सुखदेव प्रसाद से समझौता, परंतु पालन नहीं हुआ। समाप्ति 1941 ईस्वी को मेवाड़ दीवान टी विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने समाधान करवाया, किसानों को जमीनें वापस से मिल गई। ये था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। और यहाँ से एक शब्द आप जरूर याद रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन सा आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे था, बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अब अगला है बेंगू किसान आंदोलन। मेवाड़ 1921 में शुरू होता है। पहला कौन सा, बिजोलिया, फिर कौन सा, बेंगू। बिजोलिया से प्रेरित होकर अनावश्यक से करों व बेगार का विरोध किया गया। ये प्रारंभ 1921 ईस्वी में मेनाल के बेहरू से। इसका नेतृत्व करता था राम नारायण चौधरी। कौन था, राम नारायण चौधरी। इसमें बलिदान हुआ 1923 ईस्वी में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से क्या हो गए, शहीद हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोल सेविक समझौता, बेंगू किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है, बोल सेविक समझौता भी कहा जाता है। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ, कौन सा, राजस्थान सेवा संघ के बीच समझौता। मेवाड़ सरकार ने इसे अमान्य कर बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी और आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। ये कौन था, ये था बेंगू किसान आंदोलन। अगला है भरतपुर किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, भरतपुर का किसान आंदोलन। पृष्ठभूमि की बात करें तो 95% भूमि सीधे राज्य नियंत्रण में। 5 मुख्य जातियां, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। किसानों की दशा अच्छी थी, किसानों की दशा तो क्या थी, अच्छी थी, लेकिन ये 5 मुख्य जातियां थी। कारण 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू, भू राजस्व में वृद्धि गुर्जरों ने किया। भू राजस्व अधिकारी और लंबरदारों का विरोध यहाँ हुआ था, जिस कारण से ये क्या हुआ, भरतपुर किसान आंदोलन। 23 नवंबर 1931, कब है, 23 नवंबर 1931 से भोजी लंबरनाथ
बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया गया। परिणाम नवंबर 1931 में बोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हुआ। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आया है किसी ना किसी एग्जाम में कि भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में बोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ में समाप्त हुआ। उसके बाद में है मेव किसान आंदोलन। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में संगठन 1932 ईस्वी में मोहम्मद हादी द्वारा अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की गई। मोहम्मद हादी द्वारा अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहाँ की गई? अलवर में। उसके बाद में इसका नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासिन खान ने किया। नेतृत्व मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुड़गांव के यासिन खान ने। किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद किया। सरकारी प्रयास मेवों को संतुष्ट करने हेतु राज्य काउंसिल में मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया और आंदोलन उग्र हो गया। इसका समाधान 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट जांच समिति बनी। रिपोर्ट के आधार पर छूट देकर ये समाप्त हो गया। एक जरूर ध्यान रखना भी मेरे माइंड में है, ट्रेंच आयोग का संबंध। ये इन किताबों में लिखे हुए नहीं है लेकिन अच्छे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रेंच आयोग का संबंध कहां से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से, जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य किताबे से। अब है अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चाणा का हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर किसान आंदोलन वो था मेव किसान और अलवर भरतपुर क्षेत्र का आंदोलन। प्रारंभिक कारण 1921 में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर पाला जाता था, जिससे क्या हुआ? फसल बर्बाद हो गई। सूअरें मारने पर पाबंदी थी। आंदोलन के बाद सरकार ने इसको इजाजत दे दी कि मार सकते हो। लगान वर्दी 1923-24 ईस्वी में अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी। क्वेश्चन आता है कि जब किसान आंदोलन हुआ यहाँ पर या नीमू चाणा की घटना हुई, उस समय अलवर के शासक कौन थे? तो कौन थे? जय सिंह थे। नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ भाई? 14 मई 1925 को। लगभग 800 किसान अलवर के नीमू चाणा गांव में एकत्रित हुए। सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। नीमू चाणा हत्याकांड। महात्मा गांधी का कथन इस नीमू चाणा के संबंध में कि यह कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स है और उन्होंने इसे 2 डायरिज्म डबल डिस्टेड की संज्ञा दी गई। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा। यह था कौन सा? अलवर किसान आंदोलन 1921 में। उसके बाद में बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। किसमें? बूंदी में। कारण क्या था? बिजोलिया और बेंगू के सामान लगाने लगभग 25 और बेगार की ऊंची दरों के कारण ये हुआ। कथन और कारण वालों में ये आएंगे 100%। प्रारंभ ये हुआ अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया से जुड़े ब्रड क्षेत्र से हुआ। नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेतृत्व कौन? नैनूराम शर्मा। डाबी गांव कांड 2 अप्रैल 1923। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। डाबी गांव हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। भीड़ पर पुलिस की निष्ठुरता से लाठी प्रहार और गोलियां चलाई गई, जिससे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यानी देवीलाल गुर्जर राजस्थान सेवा संघ ने इसकी घोर निंदा की और ये 2 व्यक्ति शहीद हो गए। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से थे? बूंदी किसान आंदोलन। और राजस्थान सेवा संघ ने इसकी घोर निंदा की थी। ठहराव 1923 का अंत। राज्य ने कुछ रियायतें दी, पूर्ण संतुष्टि नहीं, परंतु सेवा संघ की से मार्गदर्शन बंद होने के कारण आंदोलन प्राय क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि इस राजस्थान सेवा संघ से क्या हुआ? मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। पुनरुत्थान 5 अक्टूबर 1936 हिंडोली स्थित हुंड क्षेत्र महादेव मंदिर में 90 गांवों के 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन। गुर्जर महिला किसान मांग पत्र पर ध्यान न देने पर चराई करों में छूट, युद्ध ऋण वसूली का विरोध। गिरफ्तारी के बाद आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी इस आंदोलन का पुनरुत्थान कब हुआ? 5 अक्टूबर 1936 को बूंदी में फिर से हुआ। इसको बूंदी भी कह सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रड किसान आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद में जयपुर राज्य में शेखावाटी किसान आंदोलन, क्योंकि शेखावाटी जयपुर से संबंधित ही था, तो शेखावाटी या जयपुर। प्रभावित क्षेत्र शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर सीकर और खेतड़ी श्री गणेश सीकर से हुआ। जयपुर राज्य का या शेखावाटी किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर से। प्रारंभ 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि की। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है भाई। 25 से 50% की वृद्धि की, छूट का झूठा आश्वासन देकर। नेतृत्व में गूंज राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी से प्रोत्साहन मिला। किसको? नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी। गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक इसकी बातें
उठी थी। तो क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन की मांग उठी? तो ये किसकी थी? जयपुर राज्य या शेखावाटी किसान आंदोलन। जाट महासंघ का उदय। भूमि बंदोबस्त विवाद। राव राजा ने सर्वेक्षण से छोटी जरीब का उपयोग करवाया। कौन सी जरीब? छोटी जरीब क्या है? एक प्रकार की जमीन नापने की प्रणाली। इजाफा के नाम पर प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर भी बढ़ा दिया। जाट महासंघ का क्या आता है? यहाँ पर उदय होता है। अक्टूबर 1925 ईस्वी में बगड़ शेखावाटी में जाट सभा का एक अधिवेशन होता है 1925 में। 1931 में भरतपुर के जाट नेता देशराज द्वारा नई चेतना का संचार होता है। 1932 में वसंत पंचमी पर झुंझुनू में जाट महासभा का भव्य समारंभ 60,000 किसान शामिल होते हैं। और 1933 में पलथाना में महायज्ञ का निर्णय होता है। 1935 में तो क्या हुई? जाट महासभा बनाया हुआ और 1933 में पलथाना में महायज्ञ का निर्णय लिया गया। महायज्ञ, महिला शक्ति और कुद्दन हत्याकांड जयपुर राज्य में कब हुआ? महायज्ञ विवाद जनवरी 1934 में राव राजा ने अध्यक्ष की सवारी हेतु हाथी देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सचिव चंद्रबान को 6 सप्ताह जेल और 51 रुपए का जुर्माना हुआ। सोतिया का बास 25 अप्रैल 1934 को सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा जाट महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया। महिला शक्ति किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटरातल में 10,000 जाट स्त्रियों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। कुद्दन की घटना, कुद्दन हत्याकांड अप्रैल 1935 कहां पर? सीकर के अंदर कुद्दन की घटना। राजस्व अधिकारी पुलिस सहित लगान वसूलने पहुंचा। दापी दादी की प्रेरणा से किसानों ने लगान से इनकार किया। पुलिस की गोलीबारी में 4 जाट शहीद हुए, जिसमें चेतराम, टिक्कूराम आदि नाम शामिल है। 14 घायल हुए और 175 गिरफ्तारियां हुई। ब्रिटिश संसद में इसकी बात गूंजी। शेखावाटी किसान के प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाठड़वाल, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, इसरा सिंह भेरपुरा, लेखराज कसवाले आदि से प्रमुख नेता माने जाते हैं। और शेखावाटी जकात किसान आंदोलन के नेतृत्व करता, यदि आपसे पूछे शेखावाटी जकात किसान आंदोलन, तब आपको याद रखना नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, क्या नाम याद रखोगे? नरोत्तम लाल जोशी। जयपुर राज्य का समापन 1933 से 1947। हिंसा 1933-34 में हमीर खास हनुमानपुरा में घर जलाए गए। 33 घर वहां पर जलाए गए और ये जलकर खाक हो गए। ढूंढलो ठाकुर जय सिंहपुरा में हरनाथ सिंह पर लाठियां और तलवारों से वार किया गया। अपील 9 अक्टूबर 1934 को पंचायत ने जयपुर महाराजा को मांग पत्र भेजा। समाधान निकला कि 1936 में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू। अंततः मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री सरकार के राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में बंदोबस्त करवाया। उसके बाद में मारवाड़ किसान आंदोलन। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। मई 1938 में चंद्रावल कांड 28 अप्रैल 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने पर ठाकुर के आदमियों ने लाठी व धारदार हथियारों से हमला किया और 25 लोग घायल हुए। डाबड़ा डीडवाना कांड 13 अप्रैल 1947 को हुआ। लोक परिषद और किसानों की सभा मोतीलाल चौधरी के निवास पर हुई। जागीरदारों का नरसंस हमला, मोतीलाल की माता के पैर काटे गए, पिता भाई को मारा गया, पत्नी को मुख विरूप किया गया और सर्वत्र भयंकर किसकी क्या हुई? निंदा हुई। डाबड़ा कांड का संबंध कहां से? डीडवाना से। डीडवाना नहीं हो तो चूरू, चूरू भी नहीं हो तो बीकानेर से जोड़ लेना इसका संबंध, ठीक है। अब उसके बाद में बीकानेर किसान आंदोलन की बात करेंगे। उद्रासर और दूधवा खारा के अंतर्गत हुआ। सबसे पहले 37 प्रकार की यहां पर लागें थी। बीकानेर में कितनी प्रकार की थी? 37 प्रकार की, जबकि 84 प्रकार की कहां पर थी? बिजोलिया के अंतर्गत थी। दूधवा खारा कांड चूरू के पास नेतृत्व किसान नेता हनुमान सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया। संघर्ष वे महाराजा शार्दुल सिंह से भादरा और माउंट आबू में मिले, संतोषजनक उत्तर नहीं मिले। दमन जून 1945 देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया और 5 वर्ष का उनको कारावास हुआ। किसको? हनुमान सिंह को। अदम्य साथ जेल में 65 दिन की भूख हड़ताल, स्वास्थ्य खराब होने से रिहा किया गया और 100 मुरबा जमीन का प्रलोभन दिया गया। उन्होंने इसे ठुकरा दिया। परिणाम बार बार जेल गए, पर किसानों के अपूर्व आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना करे जागृत हुई। पृष्ठभूमि बीकानेर में 2217 गांवों में से 1393 जागीरी क्षेत्र थे। किसानों ने 37 प्रकार की लागी और बेगाड़ ली जाती थी। शेखावाटी सीकर का प्रभाव पड़ा। प्रारंभ उद्रासर गांव 1937 में जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने सरकार से शिकायत की। परिणाम शून्य निकला। जीवन चौधरी, ये पूछा हुआ है कि जीवन चौधरी का संबंध कहाँ के किसान आंदोलन से था? तो बीकानेर से हैं जीवन चौधरी। उसके बाद में बीकानेर आंदोलन की चरण पड़नी थी राय सिंह नगर में कांगड़। 1948 में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ था। गोगामेडी और कांगड़
अक्टूबर 1946 में हुआ। गोगामेडी में विशाल किसान सभा, कांगड़ में अकाल और सूखे की समस्या पर लगान वसूलने का प्रयास, विरोध करने पर किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। किसान यूनियन क्यों बनी और राय सिंह नगर का कांड कब हुआ? तो ये हुआ 30 जून से 1 जुलाई 1946। प्रजा परिषद की सभा पर फायरिंग, बीरबल सिंह शहीद हुए। ध्यान रखना, बीरबल सिंह शहीद हुए। यूसी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया गया। क्वेश्चन पूछे बीरबल दिवस कहाँ पर? बीकानेर में मनाया गया 1946। साहित्य में योगदान मिला, प्रमुख हस्ताक्षर कुंभाराम आर्य। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तकें लिखी, परंपरागत लाग बाग और बेगार का विरोध किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभाराम का संबंध कहाँ से था? तो गोगामेडी और कांगड़ कांड से संबंधित था कुंभाराम आर्य का। फिर त्वरित रिवीजन क्विक, इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आंदोलन बिजोलिया 1897 से 1941, पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई। प्रमुख नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम जाट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इनका नाम भी जोड़ सकते हैं। 35 लागें हटी, नारायण जी पटेल की यहाँ पर विजय होती है। उसके बाद में बेंगू 1921, इसे बोल्शेविक समझौता भी कहा गया। प्रमुख नेतृत्वकर्ता नारायण चौधरी और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए और ट्रेंच आयोग यहाँ पर बना। यहाँ बिंदुलाल भट्टाचार्य था, बिंदुलाल भट्टाचार्य, और यहाँ पर कौन सा बना? ट्रेंच, बेंगू में ट्रेंच। फिर अलवर 14 मई 1925 को नीमू चाणक्य की घटना होती है। शासक कौन था यहाँ का? जय सिंह शासक था उस समय, अलवर का शासक। दोहरी डाइट साई, गांधी जी ने कहा 800 प्लस व्यक्ति एकत्र हुए। बूंदी 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में डाबी हत्याकांड हुआ। प्रारंभ नेतृत्व करता था नैनूराम चौधरी। नानक जी बिल और देवीलाल गुर्जर की शहादत हुई, शहीद हुए। जयपुर 1934 में सात्या का बास, 1935 में कुद्दन की घटना भी होती है। राम नारायण चौधरी, किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं का क्या की? नेतृत्व किया। चेतराम टिकूराम ने कुद्दन की घटना से संबंधित है। मारवाड़ 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है। इसका मारवाड़ लोक परिषद और मोतीलाल चौधरी ने नेतृत्व करता। भयंकर हिंसा हुई, परिवार को निरसंस यात्रा दी गई। बीकानेर दूधवा खारा राय सिंह नगर 1946 में हुए। हनुमान सिंह और कुंभाराम आर्य का संबंध, बीरबल सिंह यहाँ मारा गया। 37 लागे का संबंध यहां से रहा है। पाठ के अंदर क्या है? किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। ये लो जी, आपका पाठ नंबर अध्याय नंबर 3 समाप्त हो चुका है। इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें इनके अंदर लिखी हुई है जो मैं आपको मक्खन के जैसे निकाल के दे रहा हूं। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह था किसान आंदोलन। अब बात करेंगे अपन राजस्थान में इस किताब का अध्याय नंबर 4, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया था। लो जी भाई, सबसे पहले मेर विद्रोह 1818 से 1824 के मध्य को होता है। कौन सा विद्रोह? मेर। पृष्ठभूमि की बात करें तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं थे ये लोग। भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत है, किंतु मेरों पर राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण किसी का भी नहीं था। भू क्षेत्र जहां पर ये खेती करते थे ये लोग, उस पर नियंत्रण था, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था। इसका कारण क्या था? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, जिसके कारण मेर विद्रोह यानी मेर जाति का विद्रोह सामने है। 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने जहां एवं अन्य गांवों मेरवाड़ केंद्र के साथ समझौता किया। लूटपाट न करने की सहमति बनी। समझौता टूटा। मार्च 1819 में बिल्डर का मेरवाड़ा पर आक्रमण, समझौता तोड़ने का आरोप, दंडात्मक अभियान, पुलिस चौकियां स्थापित की गई। 1820 में मेरों का व्यापक विद्रोह हुआ था। पुलिस चौकियों व थानों को हटाया जाता है। कहां पर? 1920 में। नवंबर 1820 में जहांग नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस का हत्याकांड होता है। जनवरी 1821 में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं द्वारा आक्रमण, भारी जनधन के आने, विद्रोह का दमन होता है। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय में स्थापित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है भाई, 1822 में। कब? 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ बटालियन जिसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित हुआ। 1947 तक समाज सुधार गतिविधियां प्रारंभ, जिसने 1947 तक विद्रोह नियंत्रित रहे। बिलों पर कर थोपने की अंग्रेजी प्रयास, असंतोष का जन्म होता है। भील विद्रोह होता है। मेर विद्रोह हो गया। अब बात करते हैं भील विद्रोह की। 1818 से 1860 तक चलता है। परिचय
वह कारण की बात करें तो मूलतः शांतिप्रिय जनजाति किंतु अर्ध सामंती व अर्ध औपचारिक नियंत्रण के विद्रोह के लिए बाध्य किया गया। अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों की भीलों की जो दमन की नीति थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि के पश्चात उदयपुर का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड के हाथों में भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया और बेरोजगारों के चलते असंतोष, बेरोजगारी के चलते क्या हुआ, असंतोष। क्योंकि पहले ये क्या करते थे, राजाओं के सैनिक हुआ करते थे, लेकिन राजाओं से तो संधियां किसने कर ली, अंग्रेजों ने। उनको तो सैनिक कौन प्रोवाइड करवाएंगे जब युद्ध होंगे, तो अंग्रेज। इसका मतलब इनकी सेनाएं समाप्त हो गई, इसलिए इनका विद्रोह प्रारंभ हुआ। तात्कालिक कारण की बात करें, भील अपनी पाल से समीप गांवों से, भीलों के गांव पाल कहलाते हैं, रखवाली यानी चौंदरी तथा गुजरने वाले माल व्यक्तियों से बोलाई सुरक्षा नामे एक कर वसूलते थे। जेम्स टोड ने राजस्व वृद्धि के लिए वे अधिकारी छीन लिए। ये बोलाई कर पूछा जाता है कि सुरक्षा नामक एक बोलाई क्या है, तो सुरक्षा का एक कर है। उसके बाद में प्रारंभिक भील विद्रोह की घटना 1818 से 1838 तक ये आंदोलन चलता है। यदि अपन बात करें 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने स्वतंत्रता घोषित की, राज्य की नाकेबंदी कर बगावत, चेतावनी दी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो विद्रोह करेंगे। 1820 आरंभ अंग्रेजी सेना का अभियान दल विफल, विद्रोह अधिक तीव्र हो गया। उसके बाद में दिसंबर 1823 में ब्रिटिश वह रियासत की संयुक्त सेनाओं के विद्रोह दबाने में सफलता प्राप्त है कि ब्रिटिश और रियासत की संयुक्त सेनाओं ने इस विद्रोह को दबाया। कब? दिसंबर 1823 में। 1825 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विद्रोह, डूंगरपुर में स्थित गंभीर भील मुखियों से समझौता सिमूर, वार, देवल व नंदूपालों के भीलों में भी किया। शर्तें एक पक्षीय थी पर शांति बनी, उदयपुर में भीलों की शर्तें नहीं मानी गई। जनवरी 1826 की अपन बात करें तो ग्रास या भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम का अंग्रेजों में उदयपुर के खिलाफ विद्रोह हुआ। दौलत सिंह के आत्मसमर्पण से ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ध्यान रखना, दौलत सिंह कौन है, ग्रास या भील मुखिया था। 1838 में अंग्रेजों में उदयपुर राज्य की उदार नीति के कारण छिटपुट घटनाएं 1836 बांसवाड़ा उपद्रव महारावल ने नियंत्रित किया, पर कुल मिलाकर शांति बनी रही है। तो रावल और महारावल कौन लगाते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो डूंगरपुर में रावल और महारावल चलते थे। सैन्य गठन, अंग्रेजों ने मेरवाड़ा जो बटालियन जिसका मुख्यालय ब्यावर में रखा गया की पद्धति पर सेना का गठन किया। अप्रैल 1841 गवर्नर जनरल ने मेवाड़ भील कोर का गठन को स्वीकृति दी। मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों, तो मेवाड़ भील कोर का स्थापना अप्रैल 1841। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर राज्य में रखा गया। छावनियां मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटड़ा में रहेगी। 1844 में बांसवाड़ा में छोटा मोटा विद्रोह हुआ, छिटपुट विद्रोह हुआ। 1846 में पोसीना गुजरात में कुंवर जीवे वसाओ के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मालवा ब्रिटिश एजेंट कोठारी केसरी सिंह की सहायता से ने अंग्रेजी सेना को भेजकर 1850 तक इसको कुचला। दिसंबर 1855 में कालीबास जो उदयपुर के भील विद्रोही महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को भेजा, गांव में आग और लोगों को मारा, गांव में आग लगाई। 1857 क्रांति के दौरान भील अनभिज्ञ थे, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह है उन्होंने नहीं किया। क्रांति से इन भीलों का पता ही नहीं चला तो इन्होंने विद्रोह नहीं किया। 1861 खेरवाड़ा, 1863 कोटड़ा हाकिम के स्थानांतरण से शांति। 1867 खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल मेवाड़ भीलकोर ने इनको कुचला। 1873-74 में बांसवाड़ा के चिलकारी व शेरगढ़ गांव का विद्रोह हुआ। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह 1881 से 1822, लंबे समय तक एकत्रित आक्रोश का विस्फोट, क्योंकि इस समय कौन आ गए थे, भोगीलाल पांड्या। विस्फोटक भोगीलाल पांड्या कह रहे सॉरी, विस्फोटक की चिंगारी 26 मार्च 1881 को राज्य सेनाएं मामा अमान सिंह लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि व श्यामल दास के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। 27-28 मार्च सेना ने बारापाल में आसपास सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। भील जंगलों में पहाड़ियों में चले गए। प्रतिरोध लगभग 8000 भीलों ने सेनाओं को रिकबदेव में घेर लिया। प्रमुख नेता था भिलकपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा एवं सगरात्री का जोईता। ये क्वेश्चन आया है अभी किसी में कि यहाँ के प्रमुख नेता कौन नहीं था,
तो ध्यान रखना भीलकपाल का गमेती नीमा, पीपलपात्री का खेमा और सग्रात्री का जोइता। जोइता, खेमा और नीमा। भीमा नाम लिखा हुआ था, वो भीमा नहीं था, कुछ भी एग्जाम में था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो वो यहां से उठाएगा। समाधान का प्रयास 25 अप्रैल 1881 को समझौता हुआ। श्यामलदास ने रेखमदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से वार्ता की, ठीक है। शर्तें आधा ब्राड कर छोड़ेंगे, भविष्य में जनगणना कार्यों से कष्ट नहीं, विद्रोहियों को माफी, बिलों में कानून पालन की स्वीकृति दी, पूर्ण शांति नहीं हो पाई। उसके बाद में आते हैं गोविंद गिरी, भील भगत आंदोलन लेकर भगत आंदोलन। इनकी यदि अपन बात करें तो ये कौन थे? गोविंद गिरी जी। इनका जन्म डूंगरपुर के बेड़सा गांव में, जाति बंजारा में, छोटे किसान थे, यानी डूंगरपुर के बेड़सा गांव में किसका जन्म हुआ? गोविंद गिरी का। आध्यात्मिक मोड़, पत्नी व पुत्रों की मृत्यु के बाद सन्यासी बने। गुरु थे इनके साधु राजगिरी, कोटा और बूंदी के अखाड़ा में। प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती से अत्यधिक ये प्रभावित थे। धूणी स्थापित कर एवं निशान ध्वज लगाकर भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ की, भीलों को जागृत किया। वर्तमान शासक शोषक है, भील ही इस भूमि के स्वामी, ऐसा कहा। समाज में धर्म सुधार आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में बदला। उनके कल्याणकारी कार्यों के कारण भगत पंथ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। भगत आंदोलन चलाने वाले यही थे गोविंद गिरी जी। इनका जन्म डूंगरपुर के बेड़सा गांव में, माना जाता है बंजारा जनजाति। विस्तार एवं समानांतर सरकार 1908 से 1911। शासकों में जागीरदारों की चिंता के कारण राज्य छोड़ने पर बाध्य हुए। 1908 से 1910 गुजरात के सूंत और ईडर राज्य में कर्षक के रूप में कार्य जन आंदोलन तैयार किया। गुजरात के सूंत और ईडर राज्य में 24 फरवरी 1910 ईडर राज्य में पालपट्टा में जागीरदार के साथ 21 शर्तों का समझौता, बिलों के अधिकारों हेतु आंदोलन की पहली सफलता इन्होंने पाई। 1911 मूल स्थान बेड़सा डूंगर पर वापस आए, धूणी स्थापित कर आधुनिक पद्धति पर उपदेश आरंभ कर दिया। सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति समझाई। कोतवाल प्रणाली, ये पिछली सेकंड ग्रेड में लिखा हुआ। प्रत्येक भील गांव में धूणी स्थापित की तथा रक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। भूमिका, कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया नहीं, सभी मामलों के प्रभारी थे, विवादों को निपटारा भी करते थे। यह गोविंद गिरी के समानांतर एक सरकार थी। इसका परिणाम निकल के आया, शासकों द्वारा शिष्यों का उत्पीड़न और बढ़ा। शासकों द्वारा शिष्यों का उत्पीड़न और बढ़ा। बेड़सा प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बना। प्रभाव गुजरात के पंचमहल व खेड़ा तक। पुलिस ने उन्हें धमकाया, सामंत जब्त किए। प्रतिक्रिया, गोविंद गिरी ने भील राज की स्थापना की योजना बनाई। अक्टूबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर भारी संख्या में भीलों का एकत्रीकरण, राशन पानी व हथियारों सहित सूंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व ईडर राज्यों में अंग्रेजों को सूचना दी गई। 6 से 10 नवंबर 1913 को ब्रिटिश फौजें तैनात। सैन्य बल, मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 107 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी वहां आई। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण हुआ। तोप व मशीन गनें चली। 1 घंटे सफल मुकाबले के बाद सेना ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और परिणाम निकला, 100 भील मारे गए, 900 बंदी बनाए गए। गोविंद गिरी और पुंजा भील गिरफ्तार हुए और आजीवन इनको कारावास, फिर इसको 10 वर्ष में बदल दिया गया। आजीवन जो कारावास था उसको किस में बदल दिया? 10 वर्ष के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आज तो मज़ा ले रही है लाइट भी अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अब आपको एक चीज़ ध्यान है, इसमें किताब में लिखा हुआ नहीं है कि संप सभा की स्थापना कब हुई। कौन सी सभा? संप सभा की स्थापना। तो संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में किसने की भाई? ध्यान रखना, 1883 ईस्वी के अंतर्गत साधु गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी में, जिसका पहला अधिवेशन 1903 के अंतर्गत हुआ था। जिसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। फिर मानगढ़ हत्याकांड से आगे चल जाता है। उसके बाद में आते हैं मोतीलाल जी तेजावत, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया 1921 के अंतर्गत। ID कार्ड, उदयपुर के जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? जाडोल। वो बेड़सा गांव डूंगरपुर के थे, जाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव के। जाति इनकी ओसवाल बनिया थी। पूर्व कार्य जाडोल ठिकाने के एक कामदार थे। नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय, भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मसाला बेचना, जिससे भीलों से अत्यधिक निकट संपर्क इनका हुआ। 1921 में
मेवाड़ व अन्य राज्यों भील गिरासियों के एक ही आंदोलन शुरू किया। भील और गिरासियों के लिए एक ही आंदोलन शुरू किया 1921 में। उद्देश्य था शोषण के विरुद्ध संयुक्त विरोध। बिजोलिया के नेताओं विजय सिंह पथिक से इनका संपर्क हुआ। जुलाई 1921 में करबंदी सहित असहयोग आंदोलन इन्होंने आरंभ किया। 19 अगस्त 1921 को पहला टकराव झाड़ोल के शासक ने तेजावत को गिरफ्तार किया। हजारों भील एकत्रित हुए और ठाकुर को तेजावत को रिहा करने हेतु बाध्य कर दिया। तेजावत ने आंदोलन तीव्र करे दिया और तेजावत ने आंदोलन को क्या बना दिया भाई, तीव्र बना दिया। विस्तार चरण यानी एक्सपेक्शन फेज की अपन बात करें, दिसंबर 1921 सफलता। उदयपुर राज्य ने भीलों को कुछ छूट दे दी। उदयपुर राज्य ने भीलों को क्या कर दी, छूट दे दी। जागीरदारों को सलाह दी गई और जागीरदारों को इसकी सलाह दी। जनवरी 1922 तेजावत का सिरोही में प्रवेश होता है। 1922 में तेजावत सिरोही में जाते हैं। उदयपुर से भागकर नहीं, सिरोही के भील ग्रासियों पर आक्रमण पर गए थे। सिरोही दूसरा इनका केंद्र बना। पहला उदयपुर था, दूसरा कौन सा बना, सिरोही बना। दमन का दौर अपन बात करें तो 11 फरवरी 1922 कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन वापस। ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा ध्यान अब आदिवासी दमन पर था। दीवान रमाकांत मालवीय के प्रयास पर विफल। रमाकांत मालवीय 12 अप्रैल 1922 राज्य में अंग्रेजी सेना का सियावा गांव पर आक्रमण। अनाज में पशु जलाए गए।